आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के सोशल स्टडीज़ के पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे और ये समझेंगे कि किस तरीके से आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे से पेपर प्रेजेंट करके स्कोरिंग मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमारे पेपर को कितने सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। हमारे पेपर को सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई और एफ़ के अंदर डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन बी के अंदर 21 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन सी में 25 से लेकर 29 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। इसी तरीके से सेक्शन डी के अंदर 30 से लेकर 33 क्वेश्चन तक के आएंगे, यानी टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन ई के अंदर 34 से लेकर और यानी कुल मिला के 3 क्वेश्चन आएंगे, जो कि केस बेस्ड रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। और आखिरी में सेक्शन एफ के अंदर 37वां क्वेश्चन आएगा, जो कि एक ही क्वेश्चन रहेगा और ये मैप के ऊपर बेस्ड, जो कि 5 मार्क्स का रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 37 के 2 पार्ट रहेंगे, एक 37A और एक 37B। 37A आपके हिस्ट्री में से आएगा, जो कि 2 मार्क्स का रहेगा, और 37B ज्योग्राफी में से रहेगा, जो कि 3 मार्क्स का रहेगा। अब सवाल आता है कि हाउ मेनी पॉइंट्स डू वी हैव टू राइट इन 2, 3 एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन, कि हमें कितने पॉइंट्स लिखना चाहिए 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 2 से 3 पॉइंट लिखना है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 3 से 4 पॉइंट लिखना है और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको सिर्फ 5 पॉइंट ही लिखना है। बात करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन की। आपको सबसे पहले सेक्शन नंबर ए से स्टार्ट करना है। आपको क्या आंसर शीट में ऊपर लिखना है सेक्शन ए और उसे अंडरलाइन कर देना है। सेक्शन ए लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है नंबर 1 और उसका जो ऑप्शन रहेगा उसी ऑप्शन का आपको लिख देना है, जो करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि अगर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है तो आपको सिंपली ए लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के आपको सेकंड नंबर डालना है। अगर उसका आंसर डी है तो आपको सिंपली डी लिखना है। इसके अंदर इस बात का ध्यान रखें कि आपको हर एक चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ऑप्शन ए का जो पूरी की पूरी जो डिटेलिंग ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर की गई है तो हमको पूरा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर डालना है। अक्सर बच्चे ये चीज़ भी गलती करते हैं कि क्वेश्चन पेपर में 1, 2, 3 लिखा रहता है, वो रोमन नंबर्स में 1, 2, 3 डालने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करता है उसको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखें कि अगर क्वेश्चन पेपर में ABCD में सीरीज़ दी गई है तो आप भी ABCD में ही लिखें। अगर क्वेश्चन पेपर में रोमन नंबर्स में दिए गए हैं तो आप रोमन नंबर्स में लिखें, और अगर सिंपली 1, 2, 3, 4, 5 लिखे हैं तो आपको सिंपली उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। क्वेश्चन 2 लिखने के बाद फिर आप लाइन छोड़ेंगे और नंबर 3 लिखेंगे। अगर आपको आंसर नंबर 3 नहीं आ रहा है तो आपको सिर्फ उसकी जगह छोड़ देनी है और उसे स्किप करके 4th पर मूव कर जाना है। जब आप वापस से रिकॉल कर लें अपने आंसर को तो वो जो खाली स्पेस हमने छोड़ी है वहाँ पर आप आंसर लिख देंगे। अब सपोज कीजिए कि आपका एक पेपर 10 क्वेश्चन पर ख़त्म होता है और 11th क्वेश्चन आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे और आपका आंसर नंबर 20 सेकेंड पेज के हाफ पर आकर के ख़त्म होता है। तो आधा पेज जो बचा है उसके बाद आपको सेक्शन बी स्टार्ट नहीं करना है, आपको सिंपली बचे हुए आधे पेज पर एक क्रॉस लगाना है और नेक्स्ट पेज से सेक्शन बी को स्टार्ट कर देना है। ऐसा करने से आपका पेपर प्रेजेंटेशन और ज़्यादा बेहतर लगेगा और इस चीज़ का ध्यान हम पूरे पेपर में रखेंगे और सारी सब्जेक्ट्स में रखेंगे। अगर आपके कुछ लाइन बच रही है या आधा पेज भी बच रहा है तो प्लीज़ उस आधे पेज से अपना नया सेक्शन स्टार्ट ना करें, अगले पेज से अपना नया सेक्शन स्टार्ट करें और जो ब्लैंक स्पेस छूटी है उस पर एक पेंसिल से क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद आपका सेक्शन नंबर बी स्टार्ट होता है तो आपको सेंटर में लिखना है सेक्शन नंबर बी और उसे भी अंडरलाइन कर देना है। उसकी एक लाइन छोड़ करके, क्योंकि सेक्शन नंबर बी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी एक लाइन छोड़ करके आपको सेंटर में लिखना हैगा आंसर नंबर 21। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो अपने आंसर्स को मार्जिन के साइड में लिख देते हैं। मार्जिन की साइड की जगह में नहीं लिखना है, आपको सेंटर में लिखना है, अच्छे से बीच में आंसर नंबर 21। और जब आपने आंसर नंबर 21 लिखा हैगा उसके बाद आप एक लाइन छोड़ करके उसको लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब आंसर नंबर 21 जो है वो हमारे 2 मार्क्स की कैटेगरी के अंदर आ रहा है, तो 2 मार्क्स की कैटेगरी के अंदर आपको 2 पॉइंट मैक्सिमम लिखना है। ये 2 पॉइंट आप किस तरीके से लिखेंगे, आप डालेंगे नंबर फर्स्ट पॉइंट और उसको एलेबरेट करके लिख देंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर डालेंगे नंबर 2 और उसको भी एलेबरेट करके आप लिख देंगे। समझ में आ रही? 21 क्वेश्चन के बाद जब आप 22 क्वेश्चन के ऊपर आएँ
सो इसके बाद आपको 2 लाइन का गैप छोड़ना है और फिर आपको सेंटर में लिखना है आंसर नंबर 22, उसे अंडरलाइन करना है और उसकी एक लाइन छोड़ने के बाद पहला पॉइंट लिखना है आंसर नंबर 22 का, क्योंकि आंसर नंबर 22 भी हमारी 2 मार्क्स की कैटेगरी के अंदर आ रहा है। सो आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है, एक लाइन छोड़ने के बाद आपको सेकंड पॉइंट लिखना है और जब आप सेकंड पॉइंट कंप्लीट कर चुको तो आपका आंसर नंबर 22 कंप्लीट हो चुका है। अगर एक लाइन बच रही है, 2 लाइन बच रही है इस पेज के ऊपर, तो आप अपना आंसर नंबर 23 यहाँ से स्टार्ट ना करें, आंसर नंबर 23 आप नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करें। अब बात करते हैं कि किन बातों को आपको ध्यान में रखना है आंसर्स लिखते हुए। तो सबसे पहला है हाईलाइट द कीवर्ड्स। हाईलाइट द कीवर्ड्स का मतलब ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, फॉर एग्जांपल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड, अब जब आप आंसर लिख रहे हैं तो उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के आंसर में जो कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये आई कैची हो सकता है एग्जामिनर को जो कॉपी चेक करेगा, उस चीज़ को हम अंडरलाइन कर देंगे। जैसे आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो डेट है 1921 में जो हुई थी, उसके साथ खिलाफत मूवमेंट को ऐड किया गया है, तो खिलाफत मूवमेंट को हमने अंडरलाइन कर दिया। चोरी चोरा एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो गया है, तो चोरी चोरा को आपने अंडरलाइन कर दिया। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि जो कीवर्ड्स होंगे उन कीवर्ड्स को आपको अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन करते वक्त ये बात ध्यान रखें, सिर्फ पेंसिल से हमें लाइन खींचना है, ना कि किसी भी मार्कर का या हाइलाइटर का इस्तेमाल हमें करना है। सिर्फ ब्लू, ब्लैक या फिर पेंसिल का इस्तेमाल करें, इसके अलावा किसी और चीज़ का इस्तेमाल करने की अननेसेसरी ज़रूरत नहीं है। फिर है गैप बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये पहले भी बात की जा चुकी है कि जब आप एक ही आंसर में 2 पॉइंट्स में, और इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि सोशल स्टडीज़ के अंदर आपको आंसर पॉइंट्स में ही लिखना है। सो जब भी आप एक पूरा कंप्लीट पॉइंट लिख लो, अगला पॉइंट लिखने से पहले एक लाइन का गैप ज़रूर छोड़ देना है। यहाँ पे रुककर एक बात मैं बता दूँ कि आपके एक क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन भी फ्रेम होकर के आ सकते हैं। सो अगर 3 क्वेश्चन फ्रेम होकर के आ रहे हैं तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहले लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ करके उसी का जो सेकंड क्वेश्चन हैगा उसका आंसर लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ करके उसका जो थर्ड क्वेश्चन हैगा उसका आंसर करना हैगा। देन अननेसेसरी कट बट बाय पेंसिल, यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कोई सा वर्ड गलत लिखा हैगा, तो बजाय उस वर्ड पर अपने पेन से काटने के या एक से ज़्यादा बार लाइन चलाने की कोशिश करें कि सिंपली आप उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लिखना था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करके आपको कुछ लिखना है और आपने सिविल की स्पेलिंग गलत लिख दी या मूवमेंट की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो आपको सिंपली अपना पेंसिल से एक लाइन कट करना है और उसके आगे से जो है लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने करेक्ट वर्ड को रॉन्ग वर्ड के बिल्कुल पास में ही लिख रखा है तो ये जो लाइन है ये वो इसी के ऊपर आ जाएगी, जिससे ऐसा लगेगा कि जो आपका असही वर्ड जो आपने लिखा है वो भी कट गया है। तो ये छोटी छोटी बातों का भी आप एग्ज़ाम में ध्यान रखें कि अगर आपको किसी वर्ड को जो कि गलत है अगर उस पर लिखना है सही करके, तो आप उसके ऊपर बस पेंसिल से एक सिंपली लकीर खींचें और उसके थोड़ी दूरी से जो है सही वर्ड लिखना स्टार्ट करें बजाय पेन से काटने के। फिर इसके बाद आता है राइट इन सीक्वेंस। राइट इन सीक्वेंस का मतलब ये है कि अगर आपको सेक्शन के अंदर सही सीक्वेंस जमा करके रखना है, अननेसेसरी एक सेक्शन को इनकम्प्लीट छोड़ करके दूसरे सेक्शन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर कुछ मेन बातों का ध्यान में रखेंगे, यानी कि अगर आपने एक सेक्शन स्टार्ट कर लिया है और इतने की वो सेक्शन पूरा नहीं हुआ है, आप दूसरे सेक्शन पर जंप मत कीजिए। अगर आपको एक सेक्शन के अंदर आंसर नहीं आ रहा है तो उस आंसर की स्पेस छोड़ दीजिए और उस स्पेस छोड़ने के बाद दूसरे सेक्शन पर चले जाइए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गलती क्या होगी, फॉर एग्जांपल आप सेक्शन नंबर बी कर रहे हैं, सेक्शन नंबर बी का आंसर नंबर 21 आपको नहीं आ रहा है और आपने उसकी स्पेस भी नहीं छोड़ी। अब आपने सेक्शन नंबर सी स्टार्ट कर दिया है, आखिरी में आपको सेक्शन बी का आंसर नंबर 21 याद आ गया, तो आप लिखोगे कहाँ पर, क्योंकि आपने तो पूरा पेपर दे दिया है और अभी आपका कौन सा सेक्शन चल रहा है, सेक्शन एफ़, यानी कि मैप वाला जो सबसे लास्ट सेक्शन है। तो आप एफ़ सेक्शन के अंदर आंसर नंबर 21 तो नहीं लिख सकते ना। इस वजह से अगर आपने एक सेक्शन स्टार्ट कर दिया है तो अगर आपको उसका पर्टिकुलर आंसर नहीं आ रहा है किसी भी सेक्शन का, तो उसकी स्पेस छोड़ दीजिए और जब आप पूरा पेपर कर लें वापस जा कर के वो स्पेस जो आपने छोड़ी है अपना आंसर जा कर के लिख लीजिए। अब आता है हाउ टू राइट 5 मार्क आंसर्स, कि 5 मार्क के आंसर को किस तरीके से हमें लिखना है। सो सपोज कीजिए क्वेश्चन है कि राइट द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। ये 5 मार्क्स के अंदर आपका क्वेश्चन आ गया है कि आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल लिखना है। सो आपको बड़ी समझदारी से इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है, यानी कि डायग्रामेटिकली इस आंसर को सर्व करना है। यानी कि आपको सेंटर में लिख देना है रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। और हमारे एनसीईआरटी की बुक में 7 तरीके के रोल दिए गए हैं,
मैंने समझाने के लिए सिर्फ 4 लिखे हैं। सो आप एक क्लाउड बनाएंगे, फिर लिखेंगे कंटेक्स्ट सिलेक्शन, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, अपोजिशन एंड मैक्लो, और उनको भी क्लाउड के शेप में, किसी और शेप में जो आपको ठीक लग रहा है उस तरीके से आप बनाएंगे और एरो बना करके इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को कंप्लीट करेंगे। याद रहे, हमें क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बनाने का नहीं कहा गया है, हम सिर्फ एक्स्ट्रा मार्क्स को गेन करने के लिए काम कर रहे हैं। इस वजह से आपको ये काम करने के लिए अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? अगर आपने 15 मिनट इसी के ऊपर लगा दिए तो फिर जाहिर सी बात है कि आप आंसर कब कंप्लीट करेंगे। सो मुश्किल से 2 या 3 मिनट के अंदर आपको ये पूरा की पूरी डायग्राम को कंप्लीट करना हैगा, और मैंने आपको बता दिया है कैसे ही। इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपका आ रहा है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, देखिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। सो आपको उन ऑप्शन के अंदर ये क्लेरिफाई करना है कि कौन से ऑप्शन के अंदर, कौन से क्वेश्चन के अंदर आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अगर जिस भी क्वेश्चन के अंदर आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, आप उस क्वेश्चन को चूज़ कीजिए और उसके बाद उसका डायग्राम बनाइए और उसका आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। अगर इस टिप को आप फॉलो करेंगे सो 110% श्योरिटी कि आपको फुल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। एग्जामिनेशन में सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए ये बात बड़ी ज़रूरी है कि जितनी भी टिप्स आपको बताई गई हैं, कम से कम 1 या 2 या 3 सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप इन टिप्स के अकॉर्डिंग करेक्ट कर जाएं। देखिए, जितने ज़्यादा आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करके जाएंगे उतना ही स्मूथ और उतना ही अच्छा और उतना ही स्कोरिंग आपका एग्ज़ाम जाएगा। जितने कम क्वेश्चन पेपर आप क्लियर करेंगे उतने ही कम आप अपनी गलती को रेक्टिफाई कर पाएंगे। अगर आपने 10 बार सैम्पल क्वेश्चन पेपर कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि आपने 10 बार सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो जब अगर आपने 10 बार सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम दे दिया तो एक बार देने में क्या दिक्कत रहेगी। तो जितनी भी टिप्स आपको बताई गई है, घड़ी देख करके, टाइम देख करके, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप कितने मिनट में कितने आंसर्स दे पा रहे हैं, कि आपका आंसर आपका पेपर 3 घंटे में हो रहा है कि नहीं हो रहा हैगा, या फिर वो 2.5 घंटे में ही हो जा रहा हैगा। तो जितने ज़्यादा आप सिंपल क्वेश्चन पेपर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस एग्ज़ाम के अंदर स्कोर करने के बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अपने मैप के आंसर को क्लियर करें, और इससे रिलेटेड कुछ और भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें।